अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो कि एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम के अंदर हम दो एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और दूसरा बैंकर्स एल्गोरिदम। जब हमारे पास एक रिसोर्स में एक ही इंस्टेंस हो तो फिर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक रिसोर्स में मल्टीपल इंस्टेंसेस हों तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है उसको हम ऐसे राउंड शेप में शो करते हैं। फिर उसके बाद जो रिसोर्स टाइप है उसको ऐसे स्केयर फॉर्म में, ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है स्केयर फॉर्म में, इसके अंदर 4 इंस्टांसेस भी हैं। देखिए आप ये 4 अंदर इस तरह स्केयर लगा दें या डॉट्स लगा दें तो ये 4 इंस्टांसेस हो जाएंगे। एक रिसोर्स है और उसके अंदर 4 इंस्टांसेस हैं। यहाँ पे देखें, पी आई रिक्वेस्ट कर रहा है एक इंस्टेंस की, और कहाँ से, आर जे एक रिसोर्स है, यहाँ पे एक रिसोर्स है और ये जो प्रोसेस है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इस एरो को आपने देखना है, ये एरो कहाँ जा रहा है, इस प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो ये जो एरो है ये अब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो रिक्वेस्ट हो रहा था ना, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर लिया है। यहाँ पे ये रिसोर्स इस प्रोसेस को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये आपको डॉटेड एरो नज़र आए तो इसको क्लेम एज बोलते हैं। यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है, मतलब इन फ्यूचर इसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे किसी एक रिसोर्स की इस प्रोसेस को ज़रूरत पड़ सकती है, ये इसको बोलते हैं क्लेम एज। तो यहाँ पे ये चीज़ें वाज़ेह की गई हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है P1, तो ये एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। ये देखें ये एरो जा रहा है इस रिसोर्स की तरफ और 1 की तरफ, तो हम इस एरो को बोलेंगे कि ये रिक्वेस्ट एज है। ये प्रोसेस जो है P1 ये इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्रोसेस 3 जो है इसकी तरफ एक एरो आ रहा है, और 3 से जो एक रिसोर्स है उसकी तरफ से एरो आ रहा है P3 की तरफ, तो इस एरो को बोलते हैं असाइनमेंट एज। ये इसने अब होल्ड कर लिया है, मतलब ये रिसोर्स असाइन हो चुका है P3 को। और ये जो आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है एरो, इसको बोलते हैं क्लेम एज। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हमारे पास P1 है उसके नीचे ये आपको एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को क्या बोलेंगे? होप सो आप समझ गए होंगे कि इसको हम असाइनमेंट एज बोलेंगे। अगर P2 की बात करें तो इस पे 3 एरो नज़र आ रहे हैं। आप बताएं कि R1 से जो P2 की तरफ जा रहा है एरो, इसको क्या बोलेंगे? जी डेफिनेटली इसको असाइनमेंट एज बोलेंगे। और यहाँ पे ये नीचे से जो यहाँ पे आ रहा है R2 से P2 पे आ रहा है, इसको भी हम असाइनमेंट एज बोलेंगे। और जो P2 से R3 की तरफ जा रहा है इसको हम बोलेंगे रिक्वेस्ट एज, कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें, आपको ये इस तरफ एक एग्जांपल नज़र आ रही है। इसमें हमने एक्चुअली देखना ये है कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे P1 की बात करें तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसकी R1 की, लेकिन वो तो बिजी है, वो तो होल्ड किया हुआ है R2 ने। इसी तरह P1 जो है, सॉरी P2 ने होल्ड किया हुआ है। अच्छा, P1 जो है इसने यहाँ से एक रिसोर्स, एक इंस्टेंस, इस R2 रिसोर्स का एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है, और दूसरा जो इंस्टेंस है वो P2 ने होल्ड किया हुआ है। और P2 अब जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो R3 के एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो P3 है वो एक रिसोर्स होल्ड किए हुए है और फर्दर किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो P3 है इसने कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि ये फर्दर किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। इसने एक ही रिसोर्स होल्ड किया हुआ है। जैसे ही ये अपना काम करेगा इस रिसोर्स R3 का जो रिसोर्स है इसको भी फ्री कर देगा। जैसे ही ये इसको फ्री करेगा तो P2 इसको यूज़ कर लेगा, क्योंकि P2 जो है वो उसको डिमांड कर रहा है, वो उसको
डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे ही P3 से ये फ्री होगा तो P2 इसको यूज कर लेगा। P2 के पास ऑलरेडी R1 का भी एक इंस्टेंस है और R2 का भी एक इंस्टेंस है। जैसे ही R3 का भी एक इंस्टेंस मिलेगा तो P2 भी अपना काम कंप्लीट कर लेगा, और P2 जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो ये R1 के इंस्टेंस को भी फ्री कर देगा और जो R2 है उसके भी इंस्टेंस को फ्री कर देगा। और अब P1 की बारी है, तो P1 जो है इसने क्या करना है, इसे R1 भी मिल जाएगा और R2 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो P1 भी अपना काम कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब है कि इस डायग्राम के अंदर, इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर कोई डेडलॉक नहीं है। हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर डेडलॉक है या नहीं। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा कि आपको इस तरह की एक डायग्राम, एक पिक्चर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताएं इसमें कोई डेडलॉक है या नहीं है, तो आपने इस तरह से उसको बता देना है। ओके, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सेफ सीक्वेंस बताएं, सेफ सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप वो तरतीब बताएं जिसमें ये सारे प्रोसेस चल जाएंगे। तो आप में से अगर कोई कहे कि सबसे पहले P1 चलेगा, फिर P2 चलेगा, P3 चलेगा, तो ये गलत होगा। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले P3 जो है वो कंप्लीट होगा, वो ये रिसोर्स छोड़ेगा, उसके बाद P2 इस रिसोर्स को यूज करेगा, तो सेकंड नंबर किसका है, P2 का। और जैसे ही P2 कंप्लीट होगा ये R1 रिसोर्स को भी छोड़ देगा और R2 रिसोर्स को भी छोड़ देगा, तो फिर बारी आएगी P1 की। तो तरतीब फिर कौन सी हुई, या सेफ सीक्वेंस पूछा जाए तो वो कौन सी हुई, P3 फिर P2 और उसके बाद P1। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रैग विदाउट डेडलॉक, मीन की रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विदाउट डेडलॉक। सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, इसमें हमने ये चेक करना है कि इसमें कोई डेडलॉक है या नहीं। तो सबसे पहले हम P1 को देखते हैं। P1 एक रिसोर्स होल्ड किए हुए है, मतलब R2 का एक इंस्टेंस इसने होल्ड किया हुआ है, और सेकंड यहाँ पे R1 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब P1 तो अभी नहीं चल सकता। अब बात करते हैं P2 की। तो P2 जो है, इसमें अगर देखा जाए तो इसने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है R1 का इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है, और इसी तरह R2 का भी एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है। लेकिन इसको 3 रिसोर्स चाहिए, तो R3 का भी एक जो है इंस्टेंस इसको चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए। इसका मतलब P2 भी अभी नहीं चल सकता क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद P3 की बात करें तो इसने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है R3 का, और एक रिसोर्स के लिए ये वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो रिसोर्स कौन सा है, R2। और R2 रिसोर्स के अंदर कोई भी फ्री इंस्टेंस नहीं है जिसको फौरन P3 को दे दिया जाए, तो इसका मतलब P3 भी नहीं चलेगा। जिस तरह हमने इसको देखा तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि यहाँ पे डेडलॉक है। एक और तरह से भी हम डेडलॉक देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा होगा। देखें, यहाँ पे अगर मैं P1 से स्टार्ट करूँ, ये यहाँ से मैं इधर गया, ये एरो को फॉलो करना है, ये एरो इधर गया, ये एरो इधर गया, और ये एरो देखें तो P3 पे आ गया, और P3 से हम R2 पे आ गए, और R2 से इस एरो को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए। इसका मतलब हम P1 से चले थे और P1 पे पहुँच गए हैं, तो ये इसमें साइकिल भी है। तो साइकिल भी हमें ये बताता है कि इसमें डेडलॉक हो सकता है, और वैसे भी हमने इसको कंफर्म कर लिया कि इसके अंदर डेडलॉक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर साइकिल भी है लेकिन डेडलॉक भी नहीं है। साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है, तो इसका मतलब हम ये भी हतमी नहीं कह सकते कि अगर साइकिल हो तो उसमें डेडलॉक नहीं होगा। तो देखें, ये हमारे पास एक प्रोसेस है P1, ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 रिसोर्स के लिए, और इसने होल्ड किया हुआ है R2 को। और यहाँ पे देखें तो P2 जो है इसने होल्ड किया हुआ है R1 को, और फिर जो P3 है इसने भी होल्ड किया हुआ है R1 के एक इंस्टेंस को, और P3 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। और यहाँ पे P4 हमारे पास एक प्रोसेस है, उसने होल्ड किया हुआ है R2 के एक इंस्टेंस को। तो यहाँ पे साइकिल तो बन रहा है। आप साइकिल देखें कैसे बन रहा है। यहाँ पे हम P1 से स्टार्ट करते हैं, ये इस एरो के थ्रू इधर गए, फिर यहाँ पे ये एरो और P3 पे पहुँच गए,
और P3 से हम यहाँ पे P3 से इधर से चलते हुए R2 रिसोर्स पे पहुंच गए और इस एरो के थ्रू अगेन हम P1 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये साइकिल है इसमें। लेकिन डेडलॉक कैसे नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस ऐसा है P2 के जिसने यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करके इस रिसोर्स को फ्री कर देगा और ये रिसोर्स हमारे पास P1 यूज़ कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे एक और प्रोसेस है P4, इसने भी हमारे पास जो एक रिसोर्स इसने यूज़ किया हुआ है इसको फ्री कर देगा, क्योंकि ये फर्दर डिमांड नहीं कर रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा फर्दर किसी के लिए। जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेगा ये रिसोर्स फ्री हो जाएगा और इस रिसोर्स को P3 भी यूज़ कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर साइकिल है भी तो हम इसका फैसला ये नहीं कर सकते कि अगर साइकिल हो तो लाजमी इसके अंदर डेडलॉक होगा। साइकिल हो तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर साइकिल ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसके अंदर डेडलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो अभी तक हमने एग्जाम्पल की, उनसे हमने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं। वो फैक्ट्स क्या है? इफ़ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है तो हम कहेंगे नो डेडलॉक, फिर उसमें डेडलॉक नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी तो उसमें कोई साइकिल नहीं था तो हमने कहा कि उसमें डेडलॉक नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि आप चेक कर लें कि अगर इस तरह का कोई लूप नहीं बन रहा, कोई साइकिल नहीं बन रहा, तो आप फौरन कह दें कि देयर इज नो डेडलॉक। दूसरा तरीका ये है, इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर उसमें साइकिल आ जाए तो फिर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उसमें डेडलॉक आ गया है, फिर भी हम कह सकते हैं मे और मे नॉट बी, देयर मे बी डेडलॉक और मे नॉट बी डेडलॉक। ओके, इफ ऑन ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, अगर ऐसा हो कि हर रिसोर्स के पास एक ही इंस्टेंस हो, अगर यहां पे भी एक ही इंस्टेंस होता, यहां भी एक ही इंस्टेंस होता, तो फिर डेडलॉक आ जाता। लेकिन यहां पे क्या है? इफ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। लेकिन अगर ऐसा है कि यहां पे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं हर रिसोर्स के अंदर, तो फिर डेडलॉक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें 100% आएगा, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर एक रिसोर्स के पास एक ही इंस्टेंस है तो फिर 100% उसमें डेडलॉक आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह की बड़ी एग्जांपल दे दी जाए, बड़ा एक ग्राफ दे दिया जाए जिसमें आपको ना पता चल रहा हो कि डेडलॉक है या नहीं है और आपको ये कंफ्यूज कर रही हो, ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ज़्यादा प्रोसेस हों और इंस्टेंसेस भी काफ़ी हों, तो फिर आप अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ही यूज़ करना चाहते हैं, ऑल्दो यहाँ पे आपको बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ही यूज़ करते हैं और इस तरह की डायग्राम आपको दी जाती है तो फिर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं कि इसमें डेडलॉक है या नहीं। उसके लिए आपको इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। मैं ये टेबल समझा देता हूँ आपको ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखें, एक एलोकेशन के लिए हमने कॉलम बनाया है और उसमें हमने रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3 रख दिए, क्योंकि हमें पता था ये रिसोर्स 3 है, यहाँ पे R1, R2 और 3 तीन रिसोर्स हैं और हमने एलोकेशन के लिए ये एक टेबल बनाया। फिर हमने रिक्वेस्ट के लिए एक कॉलम बनाया और इसमें R1, R2, R3 वही रिक्वेस्ट के लिए रख दिए। फिर इसी तरह अवेलेबिलिटी के कितने अब अवेलेबल हैं उसमें भी R1, R2 और 3 लिख दिया। अब हम बात करते हैं ये P0 जो है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पे P0 को कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट हैं। एलोकेशन के लिए आपको पता है कि एरो इसकी तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास R1 जो है वो एलोकेटेड है और R3 एलोकेटेड है, लेकिन R2 एलोकेटेड नहीं है। तो देखिए, R1 में भी 1 कर दिया कि क्योंकि एक इंस्टेंस इसका एलोकेटेड है, R3 में भी एक इंस्टेंस एलोकेटेड है तो 1 कर दिया, और यहाँ पे R2 से कोई कुछ भी नहीं मिला इसको तो 0 कर दिया। और फिर हम अगर बात करें रिक्वेस्ट की कि ये जो P0 है ये रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, तो देखें ये एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, R2 के एक इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो R2 के अंदर 1 कर दिया। फिर यहाँ पे R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, तो फिर हमने R3 के अंदर भी 1 कर दिया। लेकिन R1 के लिए फर्दर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए हमने क्या किया, 0 लगा दिया।
नेक्स्ट हम अगर P1 को देखें तो P1 जो है यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ये एलोकेट कौन कौन से हैं इसको, ये दो एरो आ रहे हैं, एक R1 से और एक R2 से। R1 में भी 1 कर दिया, R2 में भी 1 कर दिया, और R3 से एरो नहीं आ रहा तो 0 कर दिया। फिर हमने देखना है कि रिक्वेस्ट कितनों के लिए कर रहा है। तो ये देखें इससे बाहर एरो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, एक ही एरो जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है, R1 पे। इसका मतलब 1 इंस्टेंस वहाँ से ये डिमांड कर रहा है R1 से, तो ये R1 पे हमने 1 लगा दिया और बाकी दोनों में 0 लगा दिया। फिर हम बात करते हैं P2 की, प्रोसेस 2 की। यहाँ पे ये प्रोसेस 2 है, तो इसमें देखें एक एरो जो है ये इसकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब R2 जो है उसका एक इंस्टेंस इसको एलोकेट कर दिया गया है। यहाँ पे देखें R2 के लिए 1 लिखा गया है और बाकी दोनों में 0 लिखा गया है। और फिर एक देखें एरो बाहर जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, R3 पे। इसका मतलब क्या है कि एक जो एरो बाहर जा रहा है उसके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट में आके देखेंगे यहाँ पे R3 में हमने क्या कर दिया, 1, और बाकी दोनों में 0 कर दिया क्योंकि उधर से ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। फिर हम बात करते हैं P3 की, और ये हमारे पास P3 है। इसमें देखा जाए तो इसको एलोकेटेड कौन सा है, R2, सिर्फ R2 एलोकेटेड है और कोई भी एलोकेटेड नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं R2 में 1 है और बाकी दोनों में 0। फिर आप देखें यहाँ से 2 एरो निकल रहे हैं, P3 से R2 की तरफ 2 एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब ये 2 इंस्टांसेस डिमांड कर रहा है, किसके, R2 के। 2 इंस्टांसेस R2 की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे R2 में हमने 2 लिख दिया, और R1 में भी 0 है और R3 में भी 0 है। अब हमने देखना है कि अवेलेबल कितने हैं, R1 कितने अवेलेबल हैं और R2 कितने अवेलेबल हैं और R3 कितने अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं। तो देखें जी, R1 जो है उसमें कोई रिसोर्स अवेलेबल है, कोई इंस्टेंस अवेलेबल है R1 में। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि R1 के अंदर हैं कितने, R1 के अंदर हैं कितने जी, 2 हैं, 2 पड़े हुए हैं और दोनों के दोनों एंगेज हैं। ये देखें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि R1 जो है उसके एलोकेशन में यहाँ पे 1 2 ये 2 एलोकेटेड हैं, थे ही उसके 2, तो एलोकेट 2 हो चुके हैं, एक P0 ले रहा है और एक P1 ले रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे कि इसका जो रिमेनिंग है या अवेलेबल जो है वो 0 है। फिर हम बात करेंगे R2 की। R2 में देखें जी हमारे पास 3 यहाँ पे हैं इसके इंस्टेंसेस, एक 0 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब फ्री कितने हैं, 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। इन अदर वर्ड हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि R2 जो है उसमें एलोकेशन टेबल में यहाँ पे 1 2 3 के 3 ही एंगेज हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने होंगे, 0। और उसके बाद हम R3 की बात करें, R3 में हमारे पास 2 इंस्टेंसेस हैं, एक होल्ड है, P0 ने होल्ड किया हुआ है और एक हमारे पास फ्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक हमारे पास फ्री है। और यहाँ से अगर देखना हो एलोकेशन टेबल से, तो आप इस पूरी रो में देखें, सॉरी इस पूरे कॉलम में देखें, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है जबकि इसके पास टोटल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे एक हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने ये चेक करना है कि कोई भी प्रोसेस जो होल्ड करके जिसने रखे हुए हैं उसके बाद डिमांड भी कर रहा है, तो हम डिमांड को देखते हुए उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसकी हम डिमांड पूरी कर सकते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो पहला काम हमने ये देखना है, पहला काम हमने ये करना है कि 0 0 1 ये हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने चेक करना है कि P0 को क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए 0 1 1 0 1 1, मतलब A0 R1 का कुछ नहीं चाहिए, R2 का 1 चाहिए और R3 का एक रिसोर्स, एक इंस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब इसको 0 1 1 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 0 0 1 है, तो P0 तो नहीं चल सकता। फिर P1 की बात करते हैं, P1 को क्या चाहिए, 1 0 0, तो देखिए हमारे पास है 1 0 1 0 0, नहीं हमारे पास ये वाला नहीं है। बाकी ये तो मतलब 0 मैच कर रहा है, ये भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, 1 0 0 मैच नहीं कर रहा। इसके बाद हम देखेंगे P2 की बात करते हैं, और P2 में हमारे पास 0 0 1, इसका मतलब ये मैच कर रहा है 0 0 1। P2 को क्या चाहिए, P2 हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट कर रहा है
कि मुझे 0 इंस्टेंस दे दें R1 के और 0 ही चाहिए मुझे R2 के, लेकिन एक हमें चाहिए R3 का इंस्टेंस। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से पूरी हो नहीं जाती। ये देखें, यही हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब हम P2 को एग्जीक्यूट करवा देंगे। मैंने ये सेव सीक्वेंस के अंदर P2 को लिख दिया। अब सेव सीक्वेंस क्या है? ये वो सीक्वेंस है, ये वो तरतीब है जिसके अंदर हम प्रोसेस को चलाते हैं। जैसे देखिए, हमने P0 को नहीं चलाया, P1 को नहीं चलाया, हमने सबसे पहले किसको चलाया? P2 को। अब इसके बाद देखना है कि हम किसको चलाते हैं, और सारी की सारी जब ये तरतीब बन जाएगी, मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस चल जाएंगे, तो उस सारे सीक्वेंस को हम बोलेंगे ये सेव सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस में चलाएं तो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब इसने एक और काम करना है। इसको जो एलोकेटेड थे, यहाँ पे जो एलोकेटेड थे, जब इसने अपना काम कर लेना है, वो एलोकेटेड भी इसने वापस कर देने, उसने अपने एलोकेटेड जो हैं वापस कर देने रिसोर्स। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें तो 0 ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड में 1 ऐड हो जाएगा और थर्ड में भी 0 ही ऐड होना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमारे पास अवेलेबल जो हैं वो ये हैं 0 1 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और प्रोसेस जो है वो चल सकता है। इसके बाद हमने देखना है तो ये प्रोसेस ये नहीं चल सकता जी, इसको 0 2 0 चाहिए। उसके बाद फिर हम स्टार्ट में आ जाएंगे, हम एक तरतीब में चलते जाएंगे जब तक एंड नहीं हो जाते, और जब एंड हो जाएंगे उसके बाद अगेन हम स्टार्ट से इसको शुरू करेंगे। देखें, इसको चेक करें, 0 1 1 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल क्या है? 0 1 1 अवेलेबल भी है। तो इसका मतलब है हमारे पास P0 जो है ये चल सकता है, इसको हमें चला देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे P0 भी लिख रहा हूँ। ये हमारे पास सेव सीक्वेंस बन रही है जिसमें हम प्रोसेस की तरतीब को मेंशन कर रहे हैं कि इस तरतीब में ये चलेंगे। ओके, जब ये P0 चल चुका तो इसने अपने रिसोर्सेज भी वापस कर देने हैं। R1 का एक इंस्टेंस जाएगा और R3 का भी एक इंस्टेंस जाएगा। इसका मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 का 1 रहेगा, इस 1 के अंदर ये 1 ऐड होके ये 2 बन जाएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं 1 1 2, मतलब R1 का एक इंस्टेंस, R2 का एक इंस्टेंस और R3 के 2 इंस्टेंसेस फ्री पड़े हुए हैं। अब इसके बाद हमने चेक करना है P1 को कि P1 को हम चला सकते हैं कि नहीं। तो P1 क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 1 0 0 और हमारे पास 1 1 2 अवेलेबल है। इसका मतलब इसको तो बहुत आराम से हम चला सकते हैं, इसमें तो कोई इशू ही नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब P1, अब ये थर्ड नंबर पे हमारा P1 जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके, इसके बाद इसने क्या करना है? ये रिसोर्सेज भी इसने वापस कर देने हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज देखें, ये 1 और यहाँ पे 0। इस 1 में ऐड हुआ 1 तो ये 2 हो गया, इस 1 में वो 1 ऐड हुआ तो यहाँ भी 2 हुआ, और इस 2 में ये 0 ऐड हुआ तो ये 2 का 2 ही रहेगा। अब हमारे पास इसके बाद कौन सा प्रोसेस बचता है? P3। तो देखें कि इसकी डिमांड पूरी हो रही है, ये डिमांड कर रहा है 0 2 0। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल 2 2 2 है। इसका मतलब ये आराम से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? P3। ये सीक्वेंस के अंदर हमने इसको भी रख दिया। अब देखें, जब ये हम सीक्वेंस बना रहे थे तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जितने भी प्रोसेस थे ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि किसी एक प्रोसेस पे आके हम स्टक हो गए हों या हम रुक गए हों। अगर हम रुक जाते तो इसमें डेडलॉक था, लेकिन यहाँ पे नहीं रुके, इसका मतलब इसके अंदर डेडलॉक नहीं है, ये सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं। लेकिन हम एक तरतीब में चले हैं और ये तरतीब जो है आपके सामने है, P2 फिर P0 फिर P1 और उसके बाद P3। तो इसको हम बोलते हैं सेव सीक्वेंस। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने बात करनी है वेट फॉर ग्राफ की। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वेट फॉर ग्राफ की। तो ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बहुत आसान बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है वेट फॉर ग्राफ के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे अगर P1 से चलते हैं तो यहाँ पे R1 पे पहुंचे और उसके बाद किस प्रोसेस पे पहुंचे? P1 से हम पहुंचे P2 पे, तो हमने एक डायरेक्ट एरो लगा लेना है। यहाँ पे देखें, एक डायरेक्ट एरो लगा देंगे कि P1 से हम जाते हैं
P2 पे। अब P2 से आगे कहाँ पे जाते हैं, एक तो हम जाते हैं यहाँ P2 से P5 पे, तो हमने एक डायरेक्ट एरो लगा लेना है यहाँ पे P5 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें P2 से कहीं और जाते हैं जी, P3 पे जाते हैं डायरेक्ट, तो हमने ये डायरेक्ट एरो लगा लिया, मतलब हम रिसोर्सेज को दरमियान में से ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे अगर P2 से हम इधर चलें तो हम P4 पे पहुँचते हैं, तो मैंने डायरेक्ट एरो इधर भी लगा दिया। और अगर P4 से यहाँ पे निकलें तो हम P1 पे पहुँचते हैं, तो ये मैंने एक डायरेक्ट एरो इधर लगा लिया। तो ये हमारे पास वेट फॉर ग्राफ होता है। ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि P1 से हम P2 पे गए और P2 से P5 पे, फिर P2 से P3 पे, P3 से 4 पे और P4 से हम अगेन P1 पे। तो इसका मतलब हम वेट फॉर ग्राफ निकालते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस का वेट कर रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे P1 जो है ये वेट कर रहा है P2 के ख़त्म होने का, और P2 जो है ये P5 के ख़त्म होने का भी वेट कर रहा है, और P3 के भी ख़त्म होने का वेट कर रहा है, और P4 के भी ख़त्म होने का वेट कर रहा है। और P3 की बात करें तो ये किसका वेट कर रहा है, P4 का, और P4 जो है वो किसका वेट कर रहा है, P1 का। ऑल्दो यहाँ पे एक लूप आ रहा है, एक साइकिल आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना था, वेट फॉर ग्राफ निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।